मुझे उम्मीद है यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक पढ़ने में आपको बोरिंग नहीं लगेगा। यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक कर दें, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि लाइक मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और मैं उसी चीज से खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे केवल लाइक चाहिए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और मैं अच्छे कंटेंट को बनाता रहूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 हमारे सामने है। चैप्टर नंबर 1 कहता है क्या कि पहला चैप्टर है आपका संसाधन। क्या है? संसाधन। जिसमें से पहला पॉइंट आपके सामने देखिए क्या है। कह रहा कि कौन से दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? तो वो है आपके समय और प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि संसाधन को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो संसाधन को आप कितने रूपों में वर्गीकृत करेंगे? यदि आप थ्योरी नोट्स को पढ़ लेते हैं या थ्योरी वाली जो आपकी क्लासेस आई हैं उसको आप देख लेते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको संसाधन को 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा है आपका मानव निर्मित और तीसरा है आपका मानव। ये 3 रूपों में वर्गीकृत किया गया संसाधन को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उनको क्या कहते हैं? जब वस्तुओं का उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो तो उसको हम संसाधन का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। कह रहा कि वास्तविक संसाधन होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपके जर्मनी के रूर प्रदेश में किसके निक्षेप हैं? तो जर्मनी के रूर प्रदेश में आपको कोयले के निक्षेप देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वैसे ही आपको पश्चिमी एशिया की बात करेंगे तो पश्चिमी एशिया में हम खनिज तेलों का निक्षेप देखते हैं। किसका? खनिज तेलों का निक्षेप देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखें। अगला पॉइंट आपके सामने है कि महाराष्ट्र में दक्कन के पठार में किसके भरपूर निक्षेप का वास्तविक संसाधन है? तो काली मिट्टी का वास्तविक संसाधन है निक्षेपों का। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यूरेनियम का संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण भारत के किस प्रदेश में है? तो भारत के लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर 2। कहां पर पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? तो वो है आपका नीदरलैंड। नीदरलैंड में पवन फार्मों में चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि पवन फार्म ऊर्जा उत्पादन की विधि भारत में किस राज्य के तट पर देखे जा सकते हैं? तो पहला तट है आपका तमिलनाडु का एक नागरकोइल क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद से आपका क्या बनेगा? आपका जो गुजरात का तटीय इलाका है वो ये पवन ऊर्जा फार्म की विधि के लिए आपके तटीय राज्य आपके देखे जा सकते हैं पवन फार्म में, ठीक है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपके वीडियो के नीचे आप देखिएगा एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर दें जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप हाइप जरूर करें और उसके साथ वीडियो मेरी अच्छी लग रही प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजैव संसाधन होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको पता है अजैव संसाधन आपके निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे आपके चट्टान हो गए, पर्वत हो गए, इस प्रकार की चीजें क्या हैं आपकी और जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। निर्जीव वस्तुएं आपके खनिज होते हैं, चट्टान होते हैं, ये सब के सब। तो उसी प्रकार सीधे इसके विपरीत आंसर जो होगा वो जैव संसाधन में होगा। यानी जो जैव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं? तो सजीव होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
क्या है कि इनमें से कौन सा संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः परित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शीघ्रता से नवीनीकृत होने लगते हैं और पुनः अपने आप से बनने लगते हैं, उसी का तो नाम है आपका नवीकरणीय संसाधन। क्या नाम है? नवीकरणीय संसाधन होते हैं, पुनः पूरित होते रहते हैं। जैसे आपका जल हो गया, जैसे आपकी मृदा हो गई, जैसे आपके पवन ऊर्जा हो गया, जैसे आपका सौर ऊर्जा होगा, ये सब के सब आपकी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का भंडार सीमित होता है? तो वही बात, जब किसी भी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी उनको बनाने में आपका ज्यादा समय लग जाते हैं, तो उसी को हम अनवीकरणीय संसाधन का नाम देते हैं, जिनकी भंडार आपकी सीमित मात्रा में है। जैसे मान लीजिए कोयला एक सीमित मात्रा है कि नहीं है? जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, इसका भी एक है। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम की बात कर दें हम, जैसे हम कोयला की बात कर दें, जैसे हम बात कर दें प्राकृतिक गैस की, ये सब के सब आपके क्या है? अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को हाइप जरूर दें, हाइप से वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचेगी। इतना हेल्प तो आप सब लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको नवीनीकृत होने में ज्यादा समय लगते हैं तो और हजारों वर्ष लग सकते हैं? तो मैंने अभी बताया, वो है आपका अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सतत पोषणीय विकास के कौन से सिद्धांत हैं? उसके सिद्धांत हम देखते हैं सतत पोषणीय में। वो क्या होंगे? पहली बात कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करेंगे, वो सतत पोषणी होता है कि आप प्रेजेंट की चीजों को देखते हुए फ्यूचर की निगरानी के साथ साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपका सतत पोषणीय कहलाता है। जैसे उसमें जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना भी होता है, बिल्कुल पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों सही हो गया। अब पृथ्वी की जीवन शक्ति, ये भी आपका इसमें अंतर्गत आएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर आपका 4 की तरफ जाएंगे, ये आपका सही जवाब होगा। अगले की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को आपको क्या कह रहा है? ये निर्धारित नहीं करता है, तो वो कौन सा है? वो आपका मात्रा है। कौन? मात्रा आपका निर्धारित नहीं करता है कि संसाधन क्या है। क्लियर है? अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, इसमें बताना है। तो आपको देखने को मिलेगा जो कैंसर उपचार औषधियां हैं, ये आपकी क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। अगले की तरफ कह रहा है कि जैव संसाधन होते हैं, तो जैव संसाधन आपके जीवित जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्थानिक नहीं है? स्थानिक का मतलब होता है जो केवल एक जगह स्पेशली प्रॉपर जगह स्पेसिफिक रूप से पाया जाए। तो आपको देखने को मिलेगा जल जो होता है वो सब जगह विद्यमान है, इसलिए जल आपका स्थानिक संसाधन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न के निश्चित स्थान में पाए जाने वाले जो आपके संसाधन है उनको हम क्या कहते हैं? जो निश्चित स्थान पे पाए जाएंगे उनको ही तो हम स्थानिक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि प्रयोज्यता का क्या मतलब है? प्रयोज्यता का मतलब होता है उपयोगिता। क्या मतलब होता है? उपयोगिता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो मैंने बोला अनवीकरणीय होगा। अनवीकरणीय का मतलब कि यह संसाधन का उदाहरण नहीं है, यानी पेट्रोलियम तो है, आपका प्राकृतिक गैस भी, ये भी खत्म होने वाला है, गैस भी खत्म होने वाला है, यानी जो 1 होता है ना, ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपके प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके प्रयोग स्तर के आधार पर किया जाएगा, उसके विकास के आधार पर किया जाएगा, उसके उद्गम और भंडार के वितरण के भी आधार पर किया जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब है वो उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है।
अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। पृथ्वी पर संसाधन और समान रूप से वितरित होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं, उनके उद्योग के स्तर अलग अलग होते हैं, विकास का स्तर होता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो उनको बोलते हैं हम कि संसाधनों का आप बचाव कर रहे हैं, न कि दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कहां पर पेट्रोलियम वास्तविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो आप पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम एशिया आपका क्या है? प्राकृतिक वास्तविक संसाधनों का एक, पेट्रोलियम वास्तविक संसाधनों का एक उदाहरण है। सही जवाब आपका 2 है। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 1 इतने क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। काफी छोटा चैप्टर था, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से नहीं आएंगे। आप जाकर के पूरी बुक को छान लीजिए, पूरी बुक देख लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दिया है, इतने पॉइंट तो मैंने खोज के एक जड़ तक गया है, इसमें कोई भी पॉइंट ना छूट पाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जो भी चैनल पे पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 आपका कहता है भूमि, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन। ये एक्चुअली 2 बार हो गया है, इनको थोड़ा सा ध्यान देने की वो नहीं है, इसको ध्यान दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, आइए, भूमि, भूमि जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन, इससे जो भी संबंधित होंगे इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्न, मैंने सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इस ऑप्शन में जो मृदा का गठन है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। ये आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज के पीछे वाले जो एमसीक्यू होते हैं मैंने उसको भी इंक्लूड किया है, उसी का ये क्वेश्चन है। ये 2-3 क्वेश्चन उसमें थे। अगला पॉइंट है कि कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपको वेदिका कृषि होती है, इसमें मृदा ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रयुक्त विधि होती है ये। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि भारत का सबसे अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है? तो भारत का सबसे अत्यधिक आबादी वाला जो प्रदेश होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहीं पर जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए क्या किए जाते हैं, ये बताइए। पवन गति को रोकने के लिए तटीय क्षेत्रों में, जैसे तमिलनाडु का इलाका, केरला का इलाका, इस प्रकार की चीजों को वहां पे पवन गति को रोकना है तो वृक्षों को कतार में लगाना शुरू करते हैं, यानी वृक्षों को कतार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैश्विक नेटवर्क के द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्र की श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है, तो उसको हम बोलते हैं जैव मंडल निचय। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। कह रहा क्वेश्चन कि तंजानिया किसका हिस्सा है? तो मेरे ख्याल से सबको पता है तंजानिया आपका किसका हिस्सा है, तो अफ्रीका का हिस्सा है। सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व की कितनी % जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर शीर्ष आपका, उसके बाद आपका शेष होगा, शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। तो कितनी % जनसंख्या भूमि के? तो भूमि के लगभग विश्व की 90% जनसंख्या के 30% भाग पर शेष 70% भूमि पर या तो जनसंख्या विरल है या तो निर्जन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा जो चारागाह भूमि है वो प्रतिशत के हिसाब से, मतलब वहां की भूमि के प्रतिशत के हिसाब से वहां पे चारागाह भूमि ज्यादा है, तो वो आपका बन जाता है ऑप्शन ऑस्ट्रिया। क्या है आपका? ऑस्ट्रिया। क्लियर है मेरी जवाब? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्या है कि भारत में, क्या कह रहा है कि भारत में भूमि का उपयोग कितने % फसल भूमि में उपयोग है?
तो आपको हम बता दें कि भारत में 57% भूमि का आपका फसल भूमि में उपयोग है। वहीं की हम बात करें यदि कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर चारागाह है, तो भारत में लगभग 4% भूमि पर चारागाह है। क्लियर है? 4% भूमि पर चारागाह है। जो भी भाई बहन वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया है, आपको हाइप देना है मुझे, हाइप से मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। आप चैनल में जाकर के हाइप दे सकते हैं, आपके नीचे आपके कमेंट बॉक्स के पास आसपास आ रहा होगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया था, यह किस प्रदेश में है? तो यह आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश का हिस्सा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूस्खलन को रोकने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या रहा है, भूमि को किसी खाने से बचने के लिए प्रतिवारी दीवार का निर्माण करना, सतही होना चाहिए, सतही अपवाह और झरने प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रण करना, बिल्कुल सही। अपवाह नियंत्रण का उपाय करना, यानी तीनों के तीनों मेरे ख्याल से सही है, हाँ बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सही आपका सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण आपको देखने को मिलेगा चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ से, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से, अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से, और इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों के द्वारा मृदा का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे, जो इसका सही जवाब है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपका कि मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे कौन कौन से होते हैं? तो मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे आपके, पहला है आपका कि मृदा अपरदन तथा क्षीणता, दूसरा है मृदा की उर्वरा शक्ति और उसका उपभोग। यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मल्चिंग क्या है या मल्च क्या है? तो मल्च वो चीज होता है कि पौधों के बीच में क्या होता है कि पौधों के बीच में अनवरत जो भूमि होती है उसके बीच में कोई जैव पदार्थ जैसे प्रभाल से ढक देना ही आपकी क्या कहलाती है? आपकी मल्चिंग कहलाती है या मल्च कहलाता है। अगले की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन कि तटीय प्रदेशों तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों का कतारों में क्या है, ये कतारों में लगाए जाते हैं ताकि आवरण को बचाया जा सके। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। क्या नाम है इसका? रक्षक मेखलाएं इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपका कि पत्थर घास मृदा का उपयोग रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है, इस विधि का क्या नाम है? तो इस विधि का नाम है समुच्च रेखीय जुताई। क्या नाम है इसका? समुच्च रेखीय जुताई। क्लियर है मेरी बात? मैं आपको बता दूं जो वेदिका फार्म होता है, इसे साथ साथ में आपको एक इसको क्लियर कर दे रहा हूं। जो वेदिका फार्म होती है यह तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो आपकी सपाट सतह की जो फसल उगाने वाले के लिए उपलब्ध हो जाते हैं उसमें, और वहां पे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा का अपरदन कम होता है, इसलिए वहां पर वेदिका फार्म की जाती है। यानी वेदिका फार्म कृषि किस प्रकार से की जाती है? पर्वतीय इलाकों में जहां पर आपका तीव्र ढाल पर ये चीजें बना करके उनको सपाट सतह को फसल उगाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? महासागर पृथ्वी का कितना भाग ढका हुआ है? तो महासागर पृथ्वी का कितना भाग ढका हुआ है? तो 2/3 भाग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में आने के प्रबल संभावना है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जल बाजार भारत में कहाँ लगता है? तो जल बाजार भारत में आपको देखने को मिलेगा सौराष्ट्र में। कहाँ मिलेगा? सौराष्ट्र में। क्लियर है मेरी बात? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक क्या कह रहा है कि एक टपकता हुआ जो नल होता है वो एक वर्ष में लगभग कितने लीटर जल को व्यय करता है? तो आपको देखने को मिलेगा कम से कम वो 1200 लीटर क्या करता है, जल का व्यय करता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्या कह रहा है कि आपका कि कहाँ 1.25 लाख जनसंख्या अमरेली शहर के पास तालुकाओं से पानी खरीदती थी। जो तालुका होते थे गांव के, जो जमींदार टाइप के लोग होते थे, इस टाइप के, उनसे पानी खरीदना होता था इन लोगों को। तो वे कहाँ है? वो भी आपका सौराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। औसतन कितने घंटे का जो वर्षा होता है, वो वर्षा का एक जो दौर होता है वो 8000 लीटर बचाने के लिए काफी होता है। यानी कितने घंटे बारिश हो जाए तो वहां से आप 8000 लीटर जल बचा लेंगे। तो लगभग 2 घंटे की बारिश हो जाए तो आप 8000 लीटर जल बचा लिए। सोचिए वर्षा के जल का हमारे वायुमंडल के लिए या हमारे लिए कितना उपयोगिता है। क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों में को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो विश्व की वनस्पति को आप देखेंगे 4 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब मैं आपको 4 जो फार्म है ना, जो 4 वर्ग हैं, ये भी मैं आपको याद करवा दूं। ये कौन कौन से होते हैं? वन, घास स्थल, ठीक है, उसके बाद गुल्म, उसके बाद टुंड्रा। ऐसे अगला क्वेश्चन में मैंने इसको डाला भी होगा, हाँ डाला ही है। चलिए देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे नोट से बाहर नहीं मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से बाहर का नहीं मिलेगा। हर एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा। और इसके यदि एनसीईआरटी से बाहर इसके बाद आ जाए तो फिर आप बताइएगा, ठीक है। डेली क्विज होती है 9:30 PM पे रात में। आप लोग जरूर चैनल से जुड़े, टेलीग्राम के चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज होती है। TRE 4 के लिए काफी बेहतरीन आपको वहां पे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट दीजिए, रेगुलर दीजिए। और मेगा क्विज आपको सैटरडे और संडे को देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 वर्गों में मैंने बांट दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं हुआ था कि विश्व की वनस्पति के मुख्य 4 वर्गों में से है। तो आपका वन हो गया, घास स्थल हो गया, गुल्म हो गया, और उसके बाद एक टुंड्रा भी होता है, वो भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। वो क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अत्यधिक मूल्यवान पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे मूल्यवान पदार्थ आपका जल होता है। वो भी किस प्रकार का जल? तो आपका अलवणीय जल। माफी चाहते हैं, पहला क्वेश्चन आपका इसका सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब होगा आपका अलवणीय जल होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर इसका। अलवण जल का जो मात्रा है आपके पृथ्वी आपके मतलब उपलब्धता जो है वो मात्र 2.7% है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 1975 में मानव उपभोग के लिए जल की खपत कितनी थी? तो 1975 में मानव उपभोग के लिए जल की जो खपत थी वो 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी। इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 3850। कह रहा है कि भारत में किस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में बांस पैदा किया जाता है? तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा क्षेत्र ये? तो ये देखने को मिलेगा आपका उत्तर पूर्वी का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसको हम अपमार्जक मानते हैं? तो हम अपमार्जक मानते हैं किसको? तो गिद्ध को। किसको मानते हैं? गिद्ध को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने वो कह रहा है
इनमें से किसको पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधन समझा जाता है? तो पर्यावरण का सबसे शोधन समझने वाले चीज को हम यानी गिद्ध को समझते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि मांस और लिचेन सम्मिलित हैं कहाँ पे? तो आपका जो शीत ध्रुवीय प्रदेश और टुंड्रा वनस्पति होता है वो आपका मांस और लिचेन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कि सदाहरित वन किसे कहते हैं? तो सदाहरित वन वो होते हैं जहां पर पत्तियां एक साथ कभी न गिरे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपका जो साइट्स का फुल फॉर्म है वो क्या है? CITES, तो उसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वो क्या कह रहा है कि बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड में पड़ता है। वो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। पलामू का भी नाम आता है, लेकिन जब ऑप्शन में आए तो आपको लातेहार ही मारना है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। क्या कह रहा है कि जो मानव निर्मित और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनके बीच के संबंधों के प्रभाव के अध्ययन को भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है। उनको हम कौन सी भूगोल का नाम देते हैं? उनको हम देते हैं मानव भूगोल। क्या देते हैं? मानव भूगोल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर आ जाती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नांकित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो आपको ये दोबारा रिपीट हो गया है, ये मृदा का गठन है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है? तो आपको 29% भूमि पर वन देखने को मिलेगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दे दिया गया है। भारत में कुल 8 प्रकार के मृदा की बात की गई है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आप कोई भी लगा सकते हैं अपने पास से। मृदा में कुल 8 प्रकार की बातें की गई हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा ये कौन कौन सी मृदा हैं, आप उनको एक बार देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला है आपका जलोढ़। कौन सा है? जलोढ़ है। ठीक है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा काली मिट्टी यानी काली मृदा। फिर आपकी लाल मृदा। फिर आपको लेटेराइट मृदा। फिर आपको रेगिस्तानी मृदा। ठीक है। फिर वन और पर्वतीय मृदा। ठीक है, वन और पर्वतीय मृदा। फिर आपको पीठ प्रकार की देखने को मिलेगी, पीठ और दलदली। ठीक है, दलदली। फिर आपका एक लवड़िया बोल सकते हैं तथा क्षारीय का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार की मृदाएं आपकी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है ना। इस प्रकार की 8 मृदाएं कुल आपके भारत में पाई जाती हैं। 8 प्रकार के हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ICAR के अकॉर्डिंग भारत में कुल 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। आपको मेरे नोट्स में सब कुछ मिल जाएंगे, आप जाकर के बिल्कुल देख सकते हैं। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार पर आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो आप लोग यदि वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक तो कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और यदि आपके सामने हाइप का ऑप्शन हो वो दबा दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही हम आपको अब आप लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, जो पूरे इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये खनिज संसाधन से लेकर के जो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लगभग इसमें 60 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग धैर्य बना के देखिए, पूरी चीजें आपको, पूरी बुक की पूरी निचोड़ मैंने लाया है इसमें MCQ के फॉर्मेट में। मजा आएगा पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है।
पहला क्वेश्चन आपके सामने इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का उत्पादक नहीं है। तो इसमें से देखने को मिलेंगे झारखंड है, राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो अभ्रक का उत्पादक आपका कर्नाटक में नहीं होता है, आंध्र प्रदेश में इसमें अग्रणी है, आपको पता भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। तो तांबे का अग्रणी उत्पादक इसमें जो ऑप्शन है उसमें आपका चिली है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है। तो खनिज की विशेषता ये नहीं है कि वे असमाप्य होते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं, यही ऑप्शन इसका सही नहीं है। अब कह रहा है कि जो बायोगैस है वो किसका मिश्रण है। तो बायोगैस आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। जब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का भूतापी ऊर्जा संयंत्र आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा यूएस से, अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए। संरचना के आधार पर आपको खनिज के जो रूप हैं वो 2 होते हैं, पहला होता है धात्विक, दूसरा होता है अधात्विक। इस प्रकार उपरोक्त दोनों इसके सही जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। उनको बोलते हैं अयस्क, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। धात्विक खनिज के उदाहरण है। तो धात्विक खनिज के उदाहरण कौन से हैं जिसमें धातु पाया जाता है। तो आपको मैग्नीज भी देखने को मिलेगा, क्रोमाइड भी देखने को मिलेगा, सोना भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही जवाब होगा वो उपरोक्त आपका सही है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खनिजों को किस प्रकार, किस आधार पर पहचाना जा सकता है। तो खनिजों को हम उसके रंगों के आधार पर पहचान सकते हैं, कठोरता के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इनमें से उपरोक्त सभी, अच्छा ये गलत हो गया है, इनमें से आपका जो सही जवाब होगा ये आपका सही आंसर होगा। अधात्विक खनिज का जो उदाहरण है वो है, अधात्विक खनिज का मतलब होता है जिसमें धातु के गुणधर्म नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका कौन सा है, चूना पत्थर, ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय जरूर देंगे, अपना एक फीडबैक जरूर देंगे। सर मुझे कैसा लग रहा है, क्या किस चीज का रिक्वायरमेंट है, आप लोग जरूर बताएंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला है आपका कि जो खनिज कम गहराई में स्थित है, कह रहा है कि प्रस्थीय स्तर को हटाकर निकल जाते हैं, उसे उस खनिज का क्या नाम देते हैं। उसको हम बोलते हैं विपरीत खनिज। क्या नाम देते हैं, विपरीत खनिज। देखिए कितना डीपली क्वेश्चन है, इसको जवाब दिया गया है। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं, प्रस्थीय आपका जो स्तर होता है उसको हटा करके उसके निक्षेप उसको निकाल के वो खनिज मतलब निकाले जाते हैं, उस खनिज का नाम है विपरीत खनिज। क्या नाम है, विपरीत खनिज। क्लियर है मेरी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोजकर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसका नाम है भैया आखनन। क्या नाम है, आखनन, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका कि आग्नेय, ध्यान दीजिएगा कि आग्नेय तथा कायांतरित सेल समूह जिसे विशाल पत्थरों का निर्माण होता है उसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो उसमें आपके पाए जाते हैं आपके किस प्रकार के खनिज, अधात्विक की धात्विक खनिज, आप बताइए। तो उसमें आपके पाए जाएंगे अधात्विक खनिज। कौन से पाए जाएंगे, एक मिनट, डाउटफुल है क्वेश्चन ये, एक सेकंड। ठीक है, धात्विक खनिज है ये, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है धात्विक खनिज। क्लियर है मेरी बात। चलिए कह रहा है कि आग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं जहां पर लौह अयस्कों का निक्षेप पाया जाता है, तो लौह अयस्कों का निक्षेप कहाँ पाया जाएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको लौह अयस्क का खनिज देखने को मिलेगा उत्तरी स्वीडन है। क्या है, उत्तरी स्वीडन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा।
अब इसी के साथ साथ इसी कायांतरित आग्नेय शैलों में आपके जो खनिज है, जैसे तांबा और निखिल की बात हो जा रही है, जिसको निखिल का नाम नहीं देते हैं, इसका हम निकेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निकेल के अवक्षेप पाए जाते हैं। वे कौन से हैं? तो निकेल के अवक्षेप और तांबा के जो होंगे वो एंटेरियो में होते हैं। जो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका कनाडा का ओंटेरियो, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर तांबा और निखिल के अवक्षेप आपके पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? मैदानी और जो नवीन वलित पर्वत के क्षेत्र हैं वहां पर। तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब आपका पहला है। क्लियर है? फ्रांस के जो काकेशस प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं? फ्रांस के जो काकेशस पर्वत हैं, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके देखने को मिलेगा चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो जॉर्जिया और यूक्रेन में किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं? तो जॉर्जिया और यूक्रेन में आपको किस प्रकार के निक्षेप देखने को मिलेगा? फास्फेट, और फास्फेट नहीं है, जॉर्जिया और सॉरी कौन सा है ये? जॉर्जिया और यूक्रेन में, हाँ जॉर्जिया और यूक्रेन में भी देखने को कौन सा मिलेगा? एक मिनट, जॉर्जिया और यूक्रेन में आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अल्जीरिया में किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं आपको? तो अल्जीरिया में आपको देखने को मिलेंगे फास्फेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, काफी संभावना है इस क्वेश्चन के आने की। कह रहा है कि कहाँ पर कोई ज्ञात खनिज के निक्षेप नहीं पाए गए हैं? तो उसका सही जो जवाब होगा, मतलब स्विट्जरलैंड में कोई भी ज्ञात खनिज के निक्षेप नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 उत्पादकों में तीन है, ये 3 उत्पादक है, 3 नहीं है, 3 उत्पादकों में अग्रणी स्थान है। तो 3 उत्पादकों में जो अग्रणी स्थान है वो आपको चीन देखने को मिलेगा, मलेशिया देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है कि सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में किसका अग्रणी है स्थान? तो सीसा और एंटीमनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसमें आप चीन पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि विश्व में लोहे का, क्या कह रहा है कि विश्व में लोहे के अयस्क का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो वो है आपका यूरोप। क्या है आपका? यूरोप सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो खनिज निक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, आपका ग्रेटली के उत्तर में कैनेडियन सिल्ड प्रदेश है, अपलेशियन का प्रदेश है, पश्चिमी पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, पूरे के पूरे इसमें सही है। आप कह रहे हैं कि कैनेडियन सिल्ड प्रदेश में होता है, तो कैनेडियन सिल्ड प्रदेश में आपको लोहा देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको निकेल देखने को मिलेगा, सोना भी देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि एप्लेशियन प्रदेश में जो होता है ना, एप्लेशियन प्रदेश में होता है। तो एप्लेशियन प्रदेश में क्या होता है आप लोग जरा बताएं? एप्लेशियन प्रदेश में आपको कोयला देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी कालीडेरा में किसके विशाल निक्षेप हैं? पश्चिमी कालीडेरा में अब ये काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन बन जाता है। पश्चिमी कालीडेरा में आपको तांबा सही जवाब है, सोना, चांदी, जस्ता, इस प्रकार के सभी निक्षेप हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। तांबा भी है, ठीक है, सोना भी है और जस्ता भी है, और आपका एक और आता है जो आपका चांदी भी है, ठीक है ना। ये भी आपके कालीडेरा में, आपके पश्चिमी कालीडेरा में इसके भी विशाल निक्षेप देखने को मिलते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगला आइए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो उच्च कोटि के लोहे की बात करेगा तो वहां पर आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील विश्व में उच्च कोटि का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का अग्रणी उत्पादक की हम बात करेंगे तो तांबे में आपको चिली भी है, पेरू भी है, ठीक है ना। चिली है, पेरू है और भी आपको देखने को मिलेगा। उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। दक्षिण अफ्रीका के पास किसके विशाल निक्षेप है भैया? तो दक्षिण अफ्रीका के पास आपको सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम के, हीरा और एस्बेस्टल के, ये सभी के सभी आपके जवाब सही है। ये सभी के सभी दक्षिण अफ्रीका के पास इन सब के विशाल निक्षेप हैं, ठीक है ना। खनिज तेल के उत्पादकों में से है तो खनिज तेल के उत्पादकों में से एक कौन है? तो आपको वेनेजुएला में देखने को खनिज तेल मिलेगा ही, अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा ही, पेरू कोलंबिया में देखने को मिलेगा ही। इसी के साथ हम बोल सकते हैं जो आपका सही जवाब है आपका उपरोक्त सही, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खनिज संसाधनों में सबसे धनी है? तो आप देख करके नाम सुनेंगे। खनिज संसाधनों में सबसे धनी आपका अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक है? हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन है? तो अफ्रीका ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कौन है आपका? अफ्रीका ही आपका सही आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है कि ये तो जवाब सबको पता होगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब कह रहा है कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो कलगोरली है और कुलगर्डी की खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, कि सोना के लिए, कि पेट्रोलियम के लिए, कि हीरा के लिए? तो इसका जो सही जवाब आपको देखने को मिलेगा वो है आपका कुलगर्डे में सोने की खान के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्लियर है? विश्व की प्राचीनतम जो शैली है, जो शैले हैं ना, सैल ये वाली शैली नहीं, ये जो शैल की बात करें, शैले हैं, प्राचीनतम शैले हैं। तो विश्व की सबसे जो प्राचीनतम शैले हैं वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? तो आपको प्राचीनतम शैले आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में कहां पर लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है? वो है पहला ट्रांस आर्कटिक पर्वत में और दूसरा है पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स के पर्वत के निकट देखने को मिला है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पर लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेप पाए गए हैं, इनका पूर्वानुमान किया गया है। पाए नहीं है, पूर्वानुमान किया गया, यहाँ पर है। कह रहा है कि भारत में लोहा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में लोहा तो बहुत सारे क्षेत्र हैं पाए जाने वाले, जैसे आपका झारखंड का पार्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आपके गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पर भी तो पाए जाते हैं। भारत में लोहा पाया जाता ही नहीं आता है। भारत में जो लोहा पाया जाता है वो आपका झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। इस सब के सब आपके लोहा के क्षेत्र हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सही जवाब होगा वो उपरोक्त सभी होगा। भारत में जो बॉक्साइट का जो क्षेत्र है वो भी हम देखने को देख सकते हैं क्या है। तो भारत में जो बॉक्साइट का क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब के सब बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका 4th करेक्ट सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। बॉक्साइट का है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जो मैं बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार देख सकते हैं। इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, वहां पर जाकर रिवाइज कर सकते हैं। आपको तो काफी बेनिफिट होगा इससे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विश्व में जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? अभ्रक की बात कर रहा है। तो इसमें आपको ये जानकारी भी होगा कि हमारा जो भारत है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है? भारत में जो अभ्रक का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है?
भारत में जो अभ्रक है वो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो देखने को मिलेगा आपको झारखंड और राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है, आपको बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, आपको आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जवाब सही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन मुख्यतः आपको झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं ये। कर्नाटक में जो कोलार की खान है, आपने मूवी भी देखा होगा, किस लिए, किसके निक्षेप यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सोना का सबसे ज्यादा निक्षेप पाए जाते हैं। कोलार की खान आपकी कर्नाटक में है। क्लियर है मेरी बात, सोने के निक्षेप है यहाँ पर। और यह भारत का अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नमक का अग्रणी जो उत्पादक और निर्यातक है वो कौन सा देश है, तो इसमें हम ही लोग हैं, भारत हमारा देश नमक का अग्रणी उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो सिलिकॉन है वो किससे प्राप्त किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सिलिकॉन आपको क्वार्टजाइट से प्राप्त होता है। यदि ज्योग्राफी से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है तो ये मेरी गारंटी है कि मेरी वीडियो से हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, गारंटी है। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक हाइप जरूर कर दें। क्या मैंने बोला, हाइप के ऑप्शन आ रहे होंगे आपके कमेंट बॉक्स के पास, वहां पे हाइप जरूर कर दें। चलिए अगला पॉइंट, एल्युमिनियम का अयस्क किससे प्राप्त किया था, ये बहुत काफी फेमस क्वेश्चन है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर 2। विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश कौन है, आप लोग बता सकते हैं, विश्व में कोयले का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। तो विश्व उत्पादक जो है आपका चीन भी है, यूएसए भी है, जर्मनी भी है, आपका उपरोक्त सभी के सभी जवाब सही है जो एनसीईआरटी में दिया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम तथा इससे बने उत्पादकों को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादकों को हम काला सोना के नाम से जानते हैं। किसको सोना के नाम से, काला सोना के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक गैस के जो मुख्य उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं, आपके यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और रूस भी है, आपको नीदरलैंड भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपको 10 क्वेश्चन और भी हैं इसमें। कह रहा है कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन था, तो जल विद्युत उत्पन्न करने वाले देश आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाले देश कौन है, तो नॉर्वे है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का जो प्रथम सौर और क्या कह रहा है, सौर परिवहन, ये गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, सॉरी माफी चाहते हैं हम। जो विश्व का आपका प्रथम हम बात करें, एक मिनट, प्रथम पवन चालित सौर और पवन, इसको नोट कर लीजिए, पवन चालित, पीडीएफ में सही मिलेगा आपको, पवन चालित बस अड्डा कहाँ है, तो वो देखने को मिलेगा बस अड्डा आपको कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की ऊर्जा का कितना हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है, तो वो है आपका 1/4, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं, इनको देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भी आपका है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर और दामोदर घाटी है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है इसका। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो विश्व का पहला ज्वारी स्टेशन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ज्वारी स्टेशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, पहला ज्वारी स्टेशन कहाँ देखने को मिलेगा, फ्रांस में, कहाँ पे, फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है इसका। विश्व का सबसे बड़ा भूतापी ऊर्जा का संयंत्र आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो ये भी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, ठीक है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही है। यानी परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों है। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो थोरियम का विशाल मात्रा है भारत में कहाँ पाया जाता है। तो थोरियम पाया जाता है आपको केरल के जो मोनोजाइट बालू है ना वहां पर। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। भारत में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं, तो ज्वारीय मील के जो क्षेत्र हैं आपके, वो आपके कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलेगा, न कि सुंदरबन डेल्टा में, न कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थित है। तो आपके लद्दाख के पूगा घाटी में देखने को मिलेगा, आपके हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में देखने को मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा, सही जवाब होगा आपका उपरोक्त दोनों। क्लियर है मेरी बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र हैं, तो भारत में स्थित तो परमाणु ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है आपका तमिलनाडु का कलपक्कम है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कोटा के निकट राणा प्रताप सागर वो भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपरोक्त इसमें सभी के सभी आंसर सही है। क्लियर है। अब आपको अगला चैप्टर यहाँ पे अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।